Hello everyone, myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Fearless Academy. आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पॉलिटी। ठीक है, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक्चुअली कैसे जो है पहले चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट से पहले कैसे मतलब कंपनी रूल से कैसे क्राउन रूल कन्वर्ट हुआ, कैसे आया। इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं। और ये एक्ट्स जो है इसमें मोस्टली हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हमने वही इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स को इसमें हम पढ़ेंगे। क्या हुआ था जब बहुत सारे जो है कंपनी, जब कंपनी रूल कर रही थी इंडिया में, एक्चुअली ट्रेड कर रही थी, तो उसके बाद उसमें बहुत सारे जो उनके एम्प्लॉयज़ थे वो करप्ट हो गए थे। एंड बहुत सारा मिसमैनेजमेंट की वजह से इन लोगों के कंपनी बहुत लॉस में हो गई थी। तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लोग ट्रेड कर सकें। जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है खुद बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लगा देती है कि आपको ये रूल्स पहले आप फॉलो करेंगे तभी जो है हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर इनके पैसे देती है और बहुत सारे रूल्स लगा देती है। वो क्या क्या रूल्स, रेगुलेटिंग एक्ट, उसको उसी को हम रेगुलेटिंग एक्ट्स बोलते हैं। तो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो 1773 में। इसमें क्या हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, फर्स्ट टाइम जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीन प्रेसिडेंसीज थी। बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज को स्ट्रांग बना दिया गया था, मतलब बंगाल को स्ट्रांग बना दिया गया था, और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी इसके अंडर में हो गई थी। ठीक है, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनकी पावर्स, गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनकी पावर ज़्यादा बढ़ गई थी, और बॉम्बे और मद्रास की उसके अंडर में आ गई थी। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था एट कैलकाटा इन 1774। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग बने थे हमारे। एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774। नाउ उसके बाद आया अमेंडिंग एक्ट 1781। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, बस इतना याद रखना। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1781 आया था। ठीक है, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। नाउ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इंडियन अफेयर्स केम इनटू द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब इसके थ्रू क्या हुआ था कि इंडिया के सारे अफेयर्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंट्रोल में आ गए थे, है ना। जो भी यहाँ पे जो चीज़ें होती थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ पे पहले रूल्स रेगुलेशंस बनते थे, वो पास होते थे, और जो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते थे वो इंडिया में फॉलो किए जाते थे। ऐसा सिस्टम चल रहा था। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ अ कंपनी। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू डिफरेंस डिस्टिंग टू टाइप ऑफ बॉडी बनाई गई कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो कॉमर्शियल अफेयर्स जो मैनेज कर रही थी उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते थे, सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती थी उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते थे। ठीक है, टू टाइप ऑफ बॉडी बनाई गई। नाउ नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813। नाउ इसके बाद जो है चार्टर एक्ट 1813 आया। चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था कि ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड हो गई थी, एंडेड, सॉरी, ट्रेड मोनोपोली एंडेड एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी एंड हो गई थी। अब ट्रेड नहीं कर सकते थे सिर्फ दो, एक तो चाइना से जो ट्रेड चाहे वो कर सकती है कंपनी, और टी की ट्रेड कर सकती है। ठीक है, और कोई भी ट्रेड जो है कंपनी नहीं कर सकती। अब सारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था। क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू वर्क इन इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इंडिया में अलाउ हो गई थी
मतलब स्कूल को सेटअप करना और यहाँ के आके स्टैब्लिश करना क्रिश्चियन मिशनरीज को, जिस और मोस्टली मोर और मोर पीपल को जो है क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना, ये सब स्टार्ट हो गया था। 1 लाख रुपीज ऑन एजुकेशन, 1 लाख रुपी स्पेंड ऑन एजुकेशन थ्रू दिस, ठीक है। इस चार्टर एक्ट में ये पास हुआ था कि 1 लाख रुपए जो है 1813 के, कि 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन पे स्पेंड किए जाए। लोकल अथॉरिटी राइट टू इम्पोज एंड पनिश, लोकल अथॉरिटी जो है लोकल अथॉरिटी के पास राइट हो गया था टू इम्पोज टैक्स, टू इम्पोज टैक्स होगा, टू इम्पोज टैक्स को इम्पोज करने का और पनिश करने का, ठीक है। ये थ्रू द चार्टर एक्ट 1813। नाउ चार्टर एक्ट 1833 की गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ये याद रखना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना गया। अब पावर और सेंट्रलाइज्ड कर दी गई है। इसको चार्टर एक्ट 1833 को और क्या बोलते हैं, सेंट हेलेना एक्ट, ठीक है, सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेनेटिक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग बने थे 1773 में। और चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेनेटिक बने थे। लेजिस्लेशन ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब सेंट्रलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया है लेजिस्लेचर का एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली टोटली एंडेड, अब पूरी तरीके से कंपनी की ट्रेड जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई। जो पहले टी का ट्रेड करते थे वो भी अब एकदम से खत्म हो गया है। अब पूरा पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया है, ठीक है। 1833, सो 1833 को सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, विलियम बेनेटिक बने हुए थे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये हो गया था, ठीक है। एंड ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली एंड हो गई थी कंपनी की, ये भी याद रखना। नाउ चार्टर एक्ट 1853, थ्रू द चार्टर एक्ट 1853 क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल सेपरेटेड। लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर और एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ इम्प्लीमेंटिंग पावर अलग अलग हो गई थी गवर्नर जनरल की 1853 की, ठीक है, याद रखना। 1853 लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर अलग सेपरेट हो गई थी। बिगिनिंग ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, इस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम का बिगिन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है अलग अलग। इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंटर, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल। ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम स्टार्ट हो गया था, ठीक है, यहाँ से 1853 से। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी स्टार्ट हो गया था यहीं पे, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां से स्टार्ट हो गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। सो 1853 में हमने क्या क्या पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल की अलग हो गई है। इंट्रोडक्शन लोकल रिप्रेजेंटेशन भी एट द सेंट्रल लेवल स्टार्ट हो गया था। ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है, और सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ नेक्स्ट अब क्या था, क्राउन रूल आ गया था 1858 से। क्राउन रूल क्योंकि अब कंपनी पूरी तरीके से जा चुकी थी, उसका कोई भी उसके कोई भी मतलब ट्रेड तो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, ट्रेड मोनोपोली, ठीक है। अब पूरी तरीके से कंपनी रूल आ गया था। अब कंपनी क्राउन रूल आ गया था। क्राउन रूल जो है अपने अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बनाती है, जिस जहां से क्राउन रूल स्टार्ट होता है हम उसको इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858। तो पावर ऑफ द गवर्नर जनरल टू ब्रिटिश क्राउन, अब पावर जो है किसके हाथ में आ गई थी, कंप्लीटली ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई थी, है ना। और गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय बन गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वाइसरॉय बन गए थे। और फर्स्ट वाइसरॉय हमारे बने थे विलियम कहाँ गया, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय, ठीक है, ऑफ इंडिया। एंडेड द डुअल सिस्टम, डुअल सिस्टम जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो बॉडी थी उनको एबॉलिश कर दिया गया था, उसकी जगह पे बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम की एक बॉडी बनाई गई थी जिसमें 15 मेंबर्स थे। नाउ इंडियन
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इनिशिएटेड द डिसेंट्रलाइजेशन इशू ऑर्डिनेंस। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे स्टार्ट हो गया था? जब हमने आगे पढ़ा था कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो है बंगाल के हाथ में चली गई थी। ठीक है, मतलब कि टोटल कंट्रोल बंगाल का ज्यादा कंट्रोल बढ़ गया था। तो बॉम्बे और मद्रास जो है सबसम्ड हो गई थी, मतलब इसके अंडर में आने लगी थी, बंगाल के अंडर में आ गई थी बॉम्बे और मद्रास। लेकिन 1861 में उनकी पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब रिटर्न बैक कर दिया गया। कुछ जो उनकी पावर्स थी वो वापस कर दी गई उनकी। और इशू ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर भी 1861 में ही आई थी। रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी टाइम पे रिकॉग्नाइज किया गया था 1861, ये भी याद रखना है। 1861 पोर्टफोलियो सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एंड इशू ऑर्डिनेंस। एक्सपेंडेड द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, 3 इंडियन वर नॉमिनेटेड। और एक्सपेंड कर दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को और इसमें 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया। ठीक है, 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था इसमें, और पावर को एक्सटेंड कर दिया गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है, 1861 में। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या क्या हुआ था? इंक्रीज द नंबर ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर इंक्रीज हो गए थे। एंड पावर टू डिस्कस द बजट, राइट टू, हाँ, पावर टू डिस्कस द बजट ओनली। ठीक है, अब ये राइट था कि जो है डिस्कस कर सकते थे बजट को, सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, उसके अगेंस्ट में कुछ वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब पावर ये राइट था कि राइट टू डिस्कस द बजट एंड राइट टू आस्क क्वेश्चंस आल्सो। सो 1892 में हमने क्या क्या पढ़ा? द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज हो गए थे। राइट टू डिस्कस बजट ओनली, एंड बजट को डिस्कस कर सकते थे। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को क्या बोलते हैं? मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म बोलते हैं, जिसमें क्या हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, मॉर्ले जो सेक्रेटरी थे और मिंटो जो है वॉइस रॉय थे, तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, इसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं इस एक्ट को, 1868 को, 1909 को। इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, फर्स्ट इंडियन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज द सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इनका नाम याद रखना। फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड एज एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और इसको मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म बोला जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। ठीक, 1909। नाउ 1990 में आया। 1990 को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ द बजट फॉर द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल। इसमें फर्स्ट टाइम जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल के बजट को अलग अलग किया गया था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वर्ड को यूज किया गया था फर्स्ट टाइम, पहली बार 1990 में। ठीक है, नाउ डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल, बायकैमरल एट द सेंट्रल लेवल। ठीक, बायकैमरल लेजिस्लेचर सेंटर पे स्टार्ट हो गया था। बायकैमरल लेजिस्लेचर मतलब जैसे लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो ये बायकैमरल लेजिस्लेचर हो गया ऐसे। और डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल स्टार्ट हो गया था। डायरकी मतलब सिस्टम ऑफ द डबल गवर्नमेंट। कुछ ऐसे प्रोविंशियस मतलब डायरकी क्या था कि कुछ सब्जेक्ट्स थे जो कि रिजर्व वाले सब्जेक्ट थे, और कुछ सब्जेक्ट जो ट्रांसफर थे। रिजर्व सब्जेक्ट पे, रिजर्व जो सब्जेक्ट थे उस पे प्रोविंस ही वर्क करता था, मतलब प्रोविंस ही उसमें रूल्स बनाता था, उसमें वर्क करता था। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उस पे जो है सारा सेंटर का वर्क रहता था, वो उस पे काम करता था, जितने भी ट्रांसफर्स में जो सब्जेक्ट आते थे। तो डायरकी जो है प्रोविंस लेवल पे स्टार्ट हुई, जिसमें कुछ सब्जेक्ट रिजर्व रखे गए और कुछ सब्जेक्ट जो है ट्रांसफर कर दिए गए सेंटर के लिए। ठीक है, नाउ 1935 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एस्टैब्लिशमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन बिटवीन ऑल इंडिया फेडरेशन स्टार्ट हुआ, एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई एंड द फेडरल कोर्ट
फेडरल कोर्ट और आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1935 में। डायरकी प्रोविंस और डायरकी जो है पहले प्रोविंस में स्टैब्लिश हुई थी 1919 में, अब उसको सेंटर में स्टैब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, डायरकी पहले प्रोविंस में स्टैब्लिश हुई थी, ना उसको सेंटर में स्टैब्लिश कर लिया गया। बाय कैमरल लेजिस्लेचर जो सेंटर पे स्टैब्लिश हुआ था, अब उसको प्रोविंसेस में भी मतलब बाय कैमरल लेजिस्लेचर स्टैब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर 2 हाउसेस। सेपरेट इलेक्टोरेट, अब अभी तक जो है मॉन्टेग्यू मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के थ्रू मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। उसके बाद जो है एसटी, एससी एंड वुमेन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला 1935 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू वुमेन्स, एसटी, एससी और इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। सेपरेट बर्मा फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियंस। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से जो है, इंडियंस नहीं, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया से जो है बर्मा को सेपरेट कर दिया गया थ्रू द गवर्नमेंट एक्ट 1935। ठीक है, सो आई थिंक या नाउ इसमें जो है वोटिंग राइट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वोटिंग राइट भी थोड़ा कुछ एक्सटेंड हो गया था, क्योंकि उससे पहले जो है कुछ ही लोगों को राइट था वोटिंग करने का, जिनके पास आइदर उनके पास पैसे ज़्यादा हैं या फिर उनकी वैल्यू मतलब प्रेस्टीज, उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो कुछ लोगों को राइट था कि वो वोट कर सकते थे। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू वोटिंग राइट भी एक्सटेंड कर दिया गया था। नो या आई थिंक उसके बाद आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, कंप्लीटली ब्रिटिश रूल का एंड हो गया था। वोटिंग राइट गॉट एक्सटेंडेड, वोटिंग राइट तो एक्सटेंड हो गया था, इसमें तो सबको राइट हो गया था वोट करने का। उसके बाद एंड इस्टेब्लिश द फेडरल रेलवे का भी इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। एंड सिंध एंड उड़ीसा प्रोविंस, सिंध और उड़ीसा प्रोविंस भी फॉर्म हो गया था थ्रू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू। ठीक है, सो ये हमारे थे कुछ एक्ट्स, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स। ठीक है, कुछ एक्ट्स थे जो क्राउन और कंपनी रूल के टाइम पे आए थे, जिसको हमने डिटेल में कवर कर लिया, और वो ही चीज़ें हम लोग ने पढ़ी हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें था वो सब मैंने इसमें कवर कर दिया है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो ठीक है, तब तक के लिए क्या, बाय बाय, थैंक यू सो मच।